ناظرین آداب، خاص بات انڈیا کے ساتھ میں ہوں ہنا زبیر۔ شروعات کریں گے اس وقت کی بے حد اہم خبر کے ساتھ۔ مودی حکومت کی جانب سے ملک کی عظیم اور سرکردہ ہستیوں کی سالگرہ اور ان سے متعلق تقریبات پہ نمایاں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ایک انگریزی اخبار کے مطابق مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر ونائک دامودر ساورکر پر کانفرنس کے انعقاد کا منصوبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی آئین کے معمار اور ملک کے عظیم رہنما بھیم راؤ امبیڈکر کی سالگرہ کو باقاعدہ اس کے متبادل سمرستا دیوس یعنی سماجی ہم آہنگی کے طور پر منانے کا منصوبہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ ملک میں ہر سال 14 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کی سالگرہ کے موقع پر 2 مرکزی وزارت اور انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ ساورکر کو یاد کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ ایودھیا معاملے میں سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کے پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں ضلع اور پولیس انتظامیہ شانتی کمیٹیوں کے ذریعے امن و امان کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کو انجام دے رہی ہیں، وہیں میرٹھ پولیس نے ایسے تقریباً 200 افراد کی فہرست بھی تیار کر لی ہے جنہیں احتیاطی طور پر حراست میں لیا جا سکتا ہے، لیکن پولیس کی اس فہرست میں شرپسندوں کے علاوہ مظاہرین کے نام بھی شامل کیے جانے پر آل انڈیا لائرز یونین نے اعتراض جتاتے ہوئے اسے لوگوں کو خوفزدہ کرنے والا قدم قرار دیا۔ شانتی کمیٹیوں کی میٹنگ کے ذریعے امن و امان کا پیغام دینے کے علاوہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے میرٹھ پولیس نے ایسے افراد کو احتیاطی طور پر حراست میں لینے کا منصوبہ بنایا ہے جن کے خلاف گزشتہ کچھ معاملوں میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ برپا کرنے کے معاملے درج ہوئے ہیں۔ निश्चित रूप से ऐसे लोग जिन्होंने पूर्व में विवाद उत्पन्न किया है और किसी भी प्रकार में माहौल ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। 2 अप्रैल में भी कई लोग थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, वो सभी लोग सर्विलांस पर हैं, सब पर नज़र रखी जा रही है, सबकी गतिविधियों पर आवश्यक हुआ तो उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने सेंसिटिव जगह हैं सब चिन्हित कर लिए गए हैं, सेंसिटिव व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। यहाँ की जनता भी पुलिस के साथ बढ़ कर सहयोग कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। दोनों संप्रदायों में जितने धार्मिक गुरु हैं, जो प्रमुख राजनीतिक धार्मिक संगठन हैं, सबसे वार्ता कर ली गई है। वहीं शरपसंदों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस के इस एहतियाती इक़दाम को कानून के जानकार सही तो करार दे रहे हैं, लेकिन शरपसंदों की फहरिस्त में गुज़श्ता साल 2 अप्रैल के दलित एहतजाज और इमसाल 1 जुलाई के फैज़ आम हुजूमी तशद्दुद मुखालिफ रैली के मुज़ाहिरीन में से कई का नाम शामिल किए जाने को पुलिस का गैर मुनसिफाना और गैर ज़रूरी कदम करार दिया जा रहा है। मेरा ये मानना है इस पे कि प्रोटेस्टर्स को चिन्हित यदि करेंगे तो गलत बात होगी। भारत का संविधान मुझे किसी भी गलत बात का विरोध करने का अधिकार देता, उसे कोई नहीं छीन सकता। और प्रोटेस्टर के अनुसार यदि आप कार्रवाई करेंगे उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग थे। यदि मैं 2 अप्रैल वाली घटना से जोड़ूं तो 2 अप्रैल में बहुत सारे लोगों के खिलाफ FR आई है जिन्हें पुलिस ने नामजद किया था, यानी गलती भी हो सकती है। दूसरा जो बदर अली कांड है, उनके साथ आप लोगों ने चाय वालों को, पंचर वालों को, जो फलों की सब्जियां लगाते थे, उन लोगों के गलत चालान किए जिनका किसी तरह से ताल्लुक नहीं था। अपने मकान के बाहर जो खड़ा था तमाशाई, तुमने उसे भी पकड़ लिया और उस भीड़ के हिस्से के साथ भेजा। तो ऐसी यदि गलत बात करेंगे प्रशासन तो उसका विरोध तो होता रहा है और होना चाहिए, लेकिन उसे मापदंड बना के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये गलत होगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, रोजाना ही उनका काम फैसले देना है। इसको इतना पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? हमारी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ऐसी हर चीज का विरोध करता है जो गलत है। और प्रोटेस्टर जो है, अगर संवैधानिक दायरे में रह करके कोई बात अपनी आदमी किसी के भी खिलाफ कह रहा है, वो उसका कानूनी अधिकार है। पेशेवर मुजरिमीन और शरपसंदों के खिलाफ एहतियाती हिरासत की कार्रवाई अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस इंतजामिया का एहतियाती इक़दाम होता है, लेकिन किसी रैली और एहतजाज के मुजाहिरीन को पेशेवर मुजरिमीन की फहरिस्त में शामिल करके दबाव बनाने का तरीका समाज में इंतशार भी पैदा कर सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में इसी माह सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले के पेश नज़र बेंगलुरु की सिटी जामे मस्जिद में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मसालिक और
مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس اجلاس میں شرکت کی. مسلمانوں اور تمام مذاہب کے لوگوں سے امن و امان بنائے رکھنے کی یہاں اپیل کی گئی. علماء کرام اور مسلم دانشوروں کا ماننا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو ملک کے تمام مسلمان مانیں گے. لہٰذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے، ہر حال میں عدالت کے فیصلے کو قبول کریں اور سماج میں امن و اتحاد کو یقینی بنائیں. شر پھیلانے والی طاقتوں، اشتعال انگیز کرنے والی تنظیموں سے ہوشیار رہیں، دور رہیں. جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں. سٹی جامع مسجد نے تمام مساجد سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعے کے خطبوں میں اس سلسلے میں عوام کو بیدار کریں. باتیں ہیں کہ بابری مسجد سے متعلق فیصلہ 27 سالوں کے بعد آنے والا ہے. اب وہ فیصلہ جو بھی آئے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ برادران وطن کے ساتھ ہمارا جو پیار محبت زمانے سے رہا ہے، اگرچہ کہ کچھ لوگ اس کو بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ذریعے، اس اجلاس کے ذریعے برادران وطن کو ساتھ لے کر یہ پیغام عام کرنا چاہتے ہیں کہ بھی فیصلے کی حد تک فیصلہ ہوتا رہے، ہم آپس میں نہ الجھیں، نہ بگڑیں، امن کے باقی رکھنے کی کوششیں اختیار کریں. یہ کوشش رہی ہے چونکہ واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ افواہیں پھیلا کر ماحول کو بہت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے اس اجلاس کے ذریعے یہ اپیل کیا ہے کہ ہمارے نوجوان خاص طور پر سوشل میڈیا میں غلط سلط افواہیں پھیلا کر ماحول کو خراب نہ کریں. ججمنٹ کسی بھی طرف آئے، شریر جو لوگ رہتے ہیں وہ فساد کرانے کی کوشش میں رہتے ہیں. ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے امن پسند لوگ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. کہ ہندوستان میں سپریم کورٹ کا جو بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے، وہ فیصلے پر کوئی طرح کا امن میں خلل نہ پڑے. سب نے متفقہ یہ فیصلہ لیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے، کوئی طرح کی شرارت نہ ہو، کوئی طرح کا امن میں خلل نہ ڈالا جائے. اس لیے مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی کے مطابق حج آن لائن درخواستوں کے کئی فائدے ہیں. نیوز 18 اردو کے سینئر ایڈیٹر تحسین منور کے ساتھ خاص بات چیت میں مختار عباس نقوی نے امید ظاہر کی کہ حج فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 نومبر ہے اور درخواستوں میں اضافہ ہوگا. حج کو لے کر جو فارم وغیرہ آن لائن ہوئے، پھر اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ درخواست فارم بہت کم آئے ہیں اور 1 لاکھ کے قریب ہی آ پائے ہیں. ہمارے پاس 2 لاکھ کی گنجائش ہے. تو یہ تاریخ یقینی طور پر بڑھانی پڑے گی؟ نہیں بڑھیں گے، ابھی نہیں. تاریخ بڑھے گی لیکن یہ آن لائن تاریخ بڑھنے کا ڈسکس کریں گے، لیکن آن لائن ابھی بند نہیں ہوگا. آپ جائیں گے ابھی 9 تاریخ کی میٹنگ؟ ہاں 9 کی میٹنگ میں جائیں گے. دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے، زیادہ تر اسٹیٹ جس میں کشمیر بھی ہے نے بہت اچھی طرح سے آن لائن اپلیکیشنز کو بھرا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج تک میرے پاس جو رپورٹ ہے 80% اسٹیٹ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلی بار سے زیادہ آن لائن اپلیکیشنز اس بار بھری ہوئی ہے، آن لائن یا موبائل ایپ کے ذریعے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر جو بھی لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں انہیں آن لائن جانا ہی پڑے گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اب جو ہے وہ پاسپورٹ لے کے ویزا نہیں لگتا، اب ای ویزا ہوتا ہے، اور ای ویزے کے لیے آپ کو آن لائن جانا پڑے گا، آپ کے پاسپورٹ کو لوڈ کرنا پڑے گا. جب آپ لوڈ کریں گے تب اس میں ویزا لگے گا. ویزا لگنے تو اب وہ سب سسٹم تو ختم ہو چکا کہ ویزا لے کر کے آپ ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوئے لائن لگائے ہوئے ہیں. وہ سب نہیں ہو، ختم ہوا ہے وہ. اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جو جنوین جو لوگ حج پہ جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ بہت یہ انیائے ہوتا تھا. تو آن لائن سے ٹرانسپیرنسی بھی آئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مڈل مین تھا، جو بچولیا تھا، اس کا رول بھی کم ہوا ہے. شیر میسور ٹیپو سلطان کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس کہ سیاسی فائدے کے لیے چند پارٹیاں ٹیپو سلطان کی قربانیوں اور ان کے کارناموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، ملک کی تاریخ کو ہی مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بنگلورو میں معروف تاریخ داں، منگلور اور گوا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر بی شیخ علی نے ان تمام خیالات کا اظہار کیا ہے.
हम आपको दिखाते हैं प्रोफेसर शेख अली से न्यूज़ 18 उर्दू की खास बातचीत। को मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इससे कबल रियासत में जो सियासत हो रही है उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंगलूर और गोवा यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मारूफ तारीखदां प्रोफेसर बी शेख अली। शेख अली साहब, आपका इस्तकबाल है। जो सियासत हो रही है, टीपू सुल्तान के ताल्लुक से जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, ताल्लुक से आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कौम अपने मोहसिनों को भुला देती है, बारे ताला उस कौम पर मोहसिनों को उतारना भूल जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। जो फरमा रवा अपने खून से तारीख़ के पेशानी पर आज़ादी लिख दिया था, गैर मुल्की इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जंग करते करते इस सरज़मीन पर अपना मुक़द्दस खून बहा दिया था, उस शख्स पर, उस फरमान पर, उस हुक्मरान पर हमें भुला दे रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। सियासत बड़ी ख़राब चीज़ है। दुनिया में आज देखा गया है कि जो ताकत में है, जो इख्तिदार में है, उसके नज़रिए से लिखा जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है, ये सही नहीं हो रहा है। यानी कि उनके चंद वाक़यात को लेकर ये हंगामा मचाया जा रहा है। वो भूल जाते हैं। तारीख़ ये बताती है कि रॉकेट सिस्टम किसी ने नहीं सोचा था। इस मुल्क में नेवी किसी ने नहीं सोचा था। इस मुल्क में एक डैम बनाना, हम लोगों की हालत बेहतर बनाना था। अगर मजहबी के ख़िलाफ़ देखें तो वो सिरंगेरी मठ में मराठों ने, परशुराम बाबू ने आकर बिल्कुल तबाह कर दिया था। ऐसे मंदिर को उन्होंने पैसा दिया और फिर से जारी रहा। एक नहीं 150 मंदिरों को उन्होंने ग्रांट दिया है, जो तारीख़ में अभी मौजूद हैं। और उनकी कैबिनेट में एक नहीं, पूर्णिया से लेकर कृष्णा से लेकर कई सिविल लिस्ट में सारे हिंदू थे। तो उनका पर्सनल असिस्टेंट जो था वो भी एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। ये तारीख़ को भुला दे रहे हैं, सिर्फ अपना नुक़्ता नज़र से पास कर। जहाँ तंग नज़री और तासुब है, उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। भोपाल की तारीखी इकबाल लाइब्रेरी का वजूद खतरे में है। 2017 के सैलाब के बाद लाइब्रेरी को अलॉट की गई नई इमारत जहां वापस ले ली गई है, वहीं लाइब्रेरी के सामने नई माली मुश्किलात भी खड़ी हो गई हैं। पेश है भोपाल से ये खास रिपोर्ट। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी को 2001 में इकबाल मैदान के बेसमेंट में शिफ्ट किया गया था। लाइब्रेरी को गहन 2017 में उस वक्त लगा जब सैलाब में बारिश का पानी लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ और एकेडमी का कीमती सरमाया तबाह हुआ। ऐसे में लाइब्रेरी को नई इमारत में मुंतकिल करने का ऐलान किया गया और लाइब्रेरी मुंतकिल भी की गई, लेकिन ये नई इमारत भी लाइब्रेरी इंतजामिया से वापस ले ली गई। जो बिल्डिंग हमें अलॉट की गई थी उसका दाखला एक ही है, यानी नीचे नगर निगम का ऑफिस लगता था, ऊपर का हिस्सा हमें दिया गया था। वहाँ बिल्कुल खुला हुआ था वो। मसला ये आया कि अगर हम पूरी लाइब्रेरी वहाँ शिफ्ट कर देते हैं या वहाँ कर देते हैं तो वहाँ की लोकेलिटी ऐसी नहीं है जिनको हम काबिल एतबार समझे या वो उनको अदब से या तालीम से या अखबारात पढ़ने से कोई दिलचस्पी हो। तो हमने वहाँ से ज़्यादातर अलमारियाँ और किताबें फिर वापस यहीं शिफ्ट कराएं और यहाँ उनको इस काबिल किया कि लोगों को उनको पढ़ने के लिए आसानियाँ होगी। भोपाल की कदीम इकबाल लाइब्रेरी को नई इमारत में शिफ्ट करने की मुहिम भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने शुरू की और कदीम भोपाल की रेड क्रॉस की बिल्डिंग इकबाल लाइब्रेरी को अलॉट भी की गई और इकबाल लाइब्रेरी ने इस जगह से अपनी किताबें मुंतकिल भी कर दी थी, लेकिन अब वही जगह लाइब्रेरी इंतजामिया से वापस ले ली गई है और मजबूर होकर इकबाल लाइब्रेरी इंतजामिया को अपनी किताबें फिर वहीं ले जानी पड़ी जहां से इसने 2017 में हटाई थी।
पुरानी इमारत में इतनी जगह भी नहीं है कि इन किताबों को ठीक से रखा जा सके। सुनकर अफसोस हुआ और मैंने अभी कलेक्टर महोदय से फ़ोन पर बात करी है और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी निर्णय होगा। और अगर इकबाल लाइब्रेरी के साथ धोखा हुआ तो सरकार में जो मंत्री हमारे बैठे हैं मैं उनसे जिरह भी करूंगा और इकबाल लाइब्रेरी के लिए हर इंतहा तक कोशिश करूंगा कि इकबाल लाइब्रेरी, क्योंकि 1939 की एक लाइब्रेरी है, एक पढ़ाई का वो ऐसा इदारा है जिसमें कई स्कॉलर्स निकले हैं, कई PhD वाले निकले हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँ। आरिफ मसूद इकबाल लाइब्रेरी को उसका मकाम दिलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश कामयाब होती है तो यकीनन इकबाल लाइब्रेरी के कीमती सरमाए को बचाने की समत में ये एक बड़ा कदम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जी हाँ, BMC ने मुंबई के तारीखी ईद मिलादुन्नबी जुलूस के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड फराहम किया है। 100 साल की तारीख में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहली मर्तबा जुलूस की सहूलत के लिए ये फंड फराहम किया। वाज़ेह है कि मुंबई खिलाफत हाउस से बरामद होने वाले ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को इस साल 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस जुलूस की शुरुआत मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद अली जौहर ने की थी। खिलाफत हाउस जुलूस ने तहरीक आज़ादी में अहम रोल भी अदा किया है। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने मुंबई के मेयर और BMC स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से इस सिलसिले में खास बातचीत की। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश अनकरीब है और इसी तनाज़र में जो है वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खिलाफत हाउस जुलूस की सहूलियात के लिए 2 करोड़ रुपये का जो है वो फ़ंड फराहम किया है, क्योंकि खिलाफत हाउस जो जुलूस है उसको जो है वो 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल जो है वो 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो BMC का बहुत ही बड़ा कदम है ये। हमारे साथ मेयर साहब महाडेश्वर साहब खुद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि तो किस तरह का काम होगा और क्या चीज़ें हो पाएगी इसमें। हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत यादव साहब ने एक प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव पारित करने के लिए कल तुरंत ग्रुप लीडर की मैंने मीटिंग अरेंज की। वो ग्रुप लीडर की मीटिंग में वो प्रस्ताव को हम लोग ने मंजूरी दी। वो प्रस्ताव में 2 करोड़ रुपया बजट में पैगंबर मोहम्मद जी के जयंती के दिन के ऊपर जुलूस निकालने के लिए 2 करोड़ का प्रोविज़न का हम लोग ने सैंक्शन किया है। और उसके बारे में आज फिर एक मीटिंग खिलाफत के जो सब मेंबर्स हैं और हमारे एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ एक आज मीटिंग की। वो मीटिंग में हम लोग ने तय किया है और 10 तारीख को जो जुलूस का जो प्रोग्राम है वो अच्छे ढंग से होना चाहिए। मुंबई महापालिका पूरी तरह से सहयोग करने वाली है। यशवंत यादव जी, आपका भी बहुत अहम रोल रहा है इस जुलूस में। तो जिस तरह से गणपति के जुलूस में जो है मदद की जाती है, इस मरतबा जो है वो ईद मिलाद के जुलूस में जो है मदद की जा रही है, तो क्या आप ये फ़ंड जो है वो आगे बढ़ने का भी चांसेस हैं? देखिए, पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खिलाफत मूवमेंट जो चल रही है गए 100 सालों से आज ये मूवमेंट जिस तरह से जुलूस का यहाँ पर पूरा आयोजन करते हैं और जिस तरह से हमारे सभी
मुस्लिम भाई बहन इसमें शामिल होकर हमारे नबी का जो उत्सव यहाँ पर मनाते हैं और जो एक आनंद रहता है उसमें, तो वो आनंद जो लेते हैं उसी के साथ साथ जो ताबूत अच्छे अच्छे बनते हैं वहाँ पर अच्छे डेकोरेशन करके ये जुलूस निकाला जाता है और सही में एक बहुत काबिल तारीफ़ है वो जुलूस जो है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंबई खिलाफत कमेटी के तारीखी जुलूस को सहूलियात फराहम करने के लिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 करोड़ का फंड फराहम किया है और खिलाफत कमेटी ने बीएमसी के इस कदम को तारीखी करार दिया। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नई तारीख मुरतब की है। 100 साल में पहली बार जो है वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईद मिलादुन नबी के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न में जो है शरीक हो रही है। और वैसे तो इनका ताउन हमेशा से रहा ही हम लोगों के साथ, लेकिन अब जो है इसमें जो है उसके बजट का भी जो है इंतज़ाम जो किया गया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले सालों में इस जुलूस में 4 चांद लगेंगे। और नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि लखनऊ में 12 रबीउल अव्वल की क्या कुछ तैयारियां हैं। जैसा कि इस बात का ऐलान हो चुका है कि इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जो कि 11-12 रबीउल अव्वल की शब में पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हमारे इस अज़ीम शान मुल्क हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह 9 नवंबर की रात में पूरे मुल्क में सीरतुन्नबी और मिलादुन्नबी की बड़ी बड़ी महफ़िलें होंगी, जिसमें कि उलमाए कराम सीरत मुबारका पर तफसील से रोशनी डालते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी का मकसद था और जिस शरीयत और जिस पैगाम अमन को आप ले और जिस पैगाम इंसानियत को आप लेकर आए, उससे लोगों को वाकिफ़ कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और उलमाए कराम की तकरीरों के बाद नातिए मुशायरे का भी अहतमाम होता है, जिसमें शोराए कराम नहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने अपने तरीक़े से आपकी सीरत और आपकी शरीयत के मुतालिक आपके अशार पढ़ते हैं और मदह सराई करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा शहर और कोई भी ऐसा मुल्क में ख़ित्ता ऐसा बाकी नहीं रह जाता है जहाँ पर कि इस मुबारक रात में इन महफ़िलों का अहतमाम ना किया जाए। और इन महफ़िलों में मुसलमानों के साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी शरीक होते हैं। और उसके बाद फिर 12 रबीउल अव्वल को, जो कि इस साल 10 नवंबर को इंशाअल्लाह मनाया जाएगा, उस मौके पर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले जाते हैं, जगह जगह सबीलों का अहतमाम किया जाता है। और फिर इन सबीलों में, जहाँ इन सबीलों का अहतमाम मुख्तलिफ़ तंजीमों और मुसलमानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमीन की जानिब से भी करके इस मुल्क की जो रवादारी है, इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उसका अमली नमूना पेश किया जाता है और इंशाअल्लाह इस साल भी पेश किया जाएगा। और पूरी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि इस साल भी ये तमाम मुबारक और मुतबर्रक महफ़िलें और तमाम जुलूस बहुत अमन, सुकून और चैन और एक अच्छे माहौल में मुनक़्क़िद हों। इसी के साथ साथ हमें अपने जहनों में ये बात रखनी चाहिए कि ये कोई रवायती महफ़िलें नहीं होती हैं, ना कोई ये रस्म व रिवाज है, बल्कि इन महफ़िलों का अहतमाम तबलीग़ दीन और तबलीग़ इस्लाम के नुक़्ते नज़र से किया जाता है, जिसका कि बुनियादी मकसद ये है कि जिस मकसद के तहत अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, उस मकसद को और आपकी तालीमात को, आपके मिशन को, आपके पैगामात को हम समझें और समझकर पहले उस पर ख़ुद अमल करने की कोशिश करें और ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी देखने में आया है कि कई जगह पर इस मुबारक रात में भी और इन जुलूसों में भी बड़े पैमाने पर ढोल और म्यूज़िक और बाजा ताशा और हद ये है कि डीजे तक का इस्तेमाल किया जाता है, जो क़तई तौर पर जायज़ नहीं है। और ख़ासकर ऐसे मुतबर्रक महफ़िलों में और ऐसे मुतबर्रक और मुबारक जुलूसों में तो इसके क़तई भी इजाज़त नहीं है। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ कि इन मिलादुन्नबी की महफ़िलों को बड़े से बड़े पैमाने पर मनाया जाए, जुलूस बड़े से बड़े पैमाने पर शानदार से शानदार
طریقے پر نکالا جائے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہ کیا جائے، جس سے کہ بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے حقدار کے بجائے خدا نخواستہ ہم گناہ میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ملوث کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اور اس رات میں اور اس جلوس میں ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ تھے